Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of June 2026. तो गाइज आज है तारीख 13 जून 2026 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है रोजाना सुबह सुबह 5:30 बजे ये सेशन आपको मिल जाता है। ये प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर द करंट अफेयर्स, जिसमें बहुत एक्यूरेटली हम लोग हर एक आर्टिकल को कवर करते हैं। जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसलिए हम इस सीरीज को नथिंग मोर नथिंग लेस के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा लास्ट जो ये वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर का मैंने 8 जून को अपलोड किया था, उसके बाद कुछ कारणवश ये वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बाकी 8 जून के बाद 9 जून से लेकर आज तक की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स वो जो पेंडिंग वाली फीलिंग है ना कि इतने दिनों का मेरा ये जो आर्टिकल पेंडिंग रह गया है, ये टॉपिक्स कुछ न्यूज़ में थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, वो पेंडिंग रह गए, वो आपको फील नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे देख पाओगे किरथई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली परसों चर्चाओं में था। उससे पहले लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम न्यूज़ में था। वो सारे के सारे आर्टिकल्स पुराने भी ले लिए गए हैं, सो डोंट वरी। तो आज का सेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा रह सकता है और सेशन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो अच्छे से पढ़िएगा। एंड याद रखना दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपको मिलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। उससे पता चल पाता है कि आप लोग कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड वे में सेशन को देख रहे हैं, कितने अच्छे से आप लोग सेशन को पढ़ रहे हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। क्योंकि वहाँ पर भी डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ में। लेकिन जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़ रहे हैं, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली बेसिस पे सुबह सुबह 5:30 बजे ये सेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, जो आपकी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को फिर से कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर देगा। इस बार यूपीएससी एग्जामिनेशन में हमने इस वाले सेशन से ढेर सारे जो क्वेश्चन है वो हिट करे थे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर है, किरथई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि यह प्रोजेक्ट न्यूज़ में क्यों बना हुआ था। ये रही आपके सामने डिटेल। भारत सरकार ने लंबे समय से इस पेंडिंग प्रोजेक्ट को मतलब रोक रखा था। इस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं चल रहा था। फाइनली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया गया है, दोबारा से शुरू किया जा रहा है। अब आपको याद क्या रखना है एग्जामिनेशन के लिए, पूछ सकता है किरथई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर में बनाया हुआ है। तो यह है दोस्तों चिनाब रिवर के ऊपर में। इस बात को याद रखिएगा, चिनाब रिवर के अंदर में स्पेशल तौर पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से जब ये चिनाब नदी बहती हुई आती है, ठीक है, पाकिस्तान की साइड जा रही होती है, लेकिन ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट है। तो इस डिस्ट्रिक्ट से जब ये नदी गुजरती है, वहीं पर हम लोगों ने ये किरथई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। लेकिन इसको रोक दिया गया था, अब वापस से इसको रिवाइव किया गया है, दोबारा से इसमें जान डाली जा रही है, दोबारा इस प्रोजेक्ट को वर्किंग में लेकर आएंगे, उस वजह से ये न्यूज़ बन रही है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको तैयार हो गया है। किरथई स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी के ऊपर में। अब दोस्तों ये जो रिवाइवल आया है, ये रिवाइवल इंडस वाटर ट्रीटी से कनेक्टेड है। इस बात को समझने के लिए मेरे दोस्त आपको समझना होगा इंडस वाटर ट्रीटी ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये आपके सामने फोटो नजर आ रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा अग्रीमेंट जो साइन करवाया गया था 19 सितंबर 1960 में। साइन करवाया गया था किसके थ्रू? इस एक मिडिल मैन है, एक बीच में बिचौलिया है, जिसको आप कह सकते हैं वो है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करवाया। इस ट्रीटी के अंदर में 6 नदियों का बंटवारा करा गया था। बंटवारा बेसिकली अधिकार को लेकर कि किस नदी पे किसका कितना अधिकार होगा। तो उसमें 3 नदियां, फॉर एग्जाम्पल इंडस, झेलम और साथ ही साथ में आपको एक नदी नजर आएगी वो है चिनाब। ठीक है, तो ये मैंने तीनों को मार्क कर दिया है ब्लू कलर से, आपको दिखाई देगा इंडस, झेलम, चिनाब। तो ये जो नदियां हैं वैसे तो ये इंडिया से होती हुई जाती हैं, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से से पाकिस्तान में एंटर करती हैं। अब जैसे इंडस नदी जो है ये पाकिस्तान की एक बहुत इंपॉर्टेंट जान कह सकते हैं। पाकिस्तान में पानी की ज़रूरतों को बड़े मात्रा में इंडस रिवर ही पूरा करती है। ये बहते हुए आके इस तरीके से नीचे जाके अरेबियन सी में ये नदियाँ खाली हो जाती हैं, है ना। अब बात यह है कि इंडस नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी भारी मात्रा में पानी लेकर जाती हैं पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने एक समय पर सोचा कि वो तो अपनी हरकत से सुधरेंगे नहीं, कि भाई कभी कोई डिस्प्यूट हो गया तो भारत पानी रोक देगा। तो अपना पूरा जुगाड़ वगैरह मार के इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करवाने की कोशिश की गई और वर्ल्ड बैंक को बिचौलिया बनाकर दोस्तों ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ भी। और इस ट्रीटी के अंदर में क्लियरली ये बोल दिया गया कि इंडस, झेलम और चिनाब नदी, ये जो 3 नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों की तीनों नदियों पे मेजर अधिकार रहेगा पाकिस्तान का। कहने का मतलब क्या है भाई, ये नदी होके तो इंडिया से जा रही है,
तो पाकिस्तान का क्या अधिकार इस पे? अधिकार इस तरीके से कि मान लो यहाँ पर इस नदी से पानी बहता हुआ पाकिस्तान में जा रहा है, तो हम यहाँ पे कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। मेजर प्रोजेक्ट मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लगाएंगे, या पानी को उस तरीके से ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे जिससे कि पानी का नेचुरल फ्लो खराब हो जाए और पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में पानी ना मिले। तो हमको ये रिस्ट्रिक्शन लग गई हमारे ऊपर में। ऐसे ही हम झेलम नदी और चिनाब नदी के साथ भी करेंगे। यानी ये 3 नदियां हैं, इनसे पानी बह रहा है तो उसका नेचुरल फ्लो खराब नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा मेजर प्रोजेक्ट नहीं लगा सकते। समझ रहे हैं? थोड़ा बहुत अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं, लिमिटेड स्टोरेज वगैरह डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत भारी मात्रा में इसका पानी का इस्तेमाल हमारे लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और बाकी जो 3 नदियां हैं इसके बाद रावी, ब्यास और सतलज, इन पे पूरा पूरा अधिकार हमको मिल गया। भाई पाकिस्तान कुछ नहीं कहेगा, हम चाहे इस पे कहीं छोटा प्रोजेक्ट लगाएं चाहे बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं। तो ये डिसीजन हो गया था दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में। लेकिन आपको पता है लास्ट ईयर पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया, और उस पहलगाम अटैक के बाद में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को पॉज कर दिया था कि भाई अब कोई चर्चा नहीं होगी इंडस वाटर ट्रीटी पे, हम इसको नहीं मानने वाले। तो लगभग 1 साल हो चुका है इंडस वाटर ट्रीटी को, है ना, अपना सस्पेंड करे हुए। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट लगाया गया है, कौन सा वाला? किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पे है, याद रखिएगा। अब चिनाब नदी कौन सी है? यही वाली नदी जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर में है और जिसका मेन राइट पाकिस्तान के पास में। तो हमने यहाँ पर इसके ऊपर में इस प्रोजेक्ट को अलाउ कर दिया है, दोबारा से रिवाइव करेंगे, क्योंकि अभी हम इस ट्रीटी को मान भी नहीं रहे हैं, तो हम इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दिया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। चिनाब नदी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो 930 मेगावाट की इसकी पावर होगी। डेवलपर कौन है? चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट इसको डेवलप कर रहा है। ओनरशिप किसके पास में रहेगा? इसका 51% जो स्टेक है वो NHPC के पास रहेगा, नेशनल हाइड्रो पावर जो भी कॉरपोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, उसके पास रहेगा। और बाकी 49% जो स्टेक है ओनरशिप वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास में रहेगी। यानी मेजोरिटी ऑफ स्टेक यहाँ पर गवर्नमेंट यानी NHPC के पास में रहने वाला है। अच्छा, अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट होते हैं ये 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो बनता है यहाँ पर स्टोरेज वाला, जहाँ पर बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ता है नदी के ऊपर में। अब डैम बनाया तो ढेर सारा पानी स्टोर करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म की जाती है। एक होता है दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ कीर्थी 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस प्रकार का प्रोजेक्ट है? तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो नदी में पानी है वो नेचुरली फ्लो होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है बाय यूजिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर वाटर। यहां पर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड वाटर स्टोरेज की जरूरत है कंपेयर टू लार्ज रिजर्वायर डैम। बड़ा डैम बनाने की जरूरत नहीं है, पानी बहता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, इसलिए हम इसको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में बढ़िया तरीके से आ चुका है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट समझा, इंडस वाटर ट्रीटी समझा। अब तीसरा फैक्ट आप इसी आर्टिकल में जान लो चेनाब नदी के बारे में। चेनाब नदी आज के समय पर इंडस की मेजर ट्राइब्यूटरी है, क्योंकि आप अगर एग्जैक्ट इस मैप को देखोगे तो चेनाब नदी जो बहती हुई आ रही है ये रिसीव करती है यहाँ पर सतलज को भी। जैसे ये चेनाब नदी है, इसमें झेलम आ रही है, यहाँ पर मिल जाती है, फिर रावी यहाँ पर है, फिर नीचे सतलज है, और उसके बाद जाके ये सारी की सारी इंडस में मिल जाती हैं। तो चेनाब नदी कौन सी नदी की ट्राइब्यूटरी है? इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन आता है ओरिजिन का। तो चेनाब नदी आज हिमाचल प्रदेश के अंदर में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म होती है। अब जब ऊपर जब फॉर्म होती हैं तो ये 2 नदियां हैं, चंद्र रिवर और भाग रिवर, दोनों मिलकर बनती हैं। और ऊपर जब ये चंद्र रिवर और भाग रिवर दोनों मिल जाती है तो इसको हम लोग चंद्र भाग रिवर के नाम से जानते हैं। अब जब ये आगे फर्दर फ्लो होती हुई आती है, बहती हुई आती है, तो उसको हम लोग चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा जम्मू कश्मीर में ये नदी फ्लो करती है, उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करती है। और याद रखिए पाकिस्तान के अंदर में एक जगह है त्रिमू, वहां पर झेलम को ये रिसीव करते हुए जाकर इंडस के साथ में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, चेनाब नदी पे कुछ इंपॉर्टेंट डैम है, सलाल डैम, अलल डैम, बालीघर डैम और दुल डैम। आपको सलाल अलल के बारे में याद रखना है। सलाल डैम रॉकफिल डैम है, अलल डैम अगर आप देखोगे तो कॉन्क्रीट डैम है। ये दोनों डैम्स जो हैं चेनाब नदी पर ऑलरेडी बनाए गए हैं। अब जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है उसका नाम किर्थई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जिसका मेन पर्पज है इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना। आई होप क्लैरिटी मिल चुकी है। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। पहला आर्टिकल होता है समाप्त। और देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने पढ़ना है, रोज हम पढ़ते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि कौन लोग एग्जाम क्रैक कर पा रहे हैं, जो चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं। अब रिवीजन के लिए कुछ यहाँ पे हम लोग नोट्स रेडी नहीं कर पाते। ये पीडीएफ में अंदर में खास बात यह है कि जो भी कंटेंट आपको ये दिख रहा है, ये सारा का सारा कंटेंट हर एक आर्टिकल के रिवीजन नोट्स तैयार करके हाथों हाथ मिल जाते हैं। सब कुछ रेडीमेड, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता।
जो भी हम लोगों ने, ये आप देख रहे हैं 3-4 पेजेस पढ़े हैं, इन 3-4 पेजेस को आपने रिवाइज करना है तो बहुत ईजिली एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है हमारा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहीं पर एक टर्म भी न्यूज़ में बना हुआ है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है विनिमय। ये भारत का स्मार्ट बॉर्डर रेवोल्यूशन है, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा। अब ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, पहले उस चीज़ को समझिए। मामला एग्जैक्टली यहाँ पर यह है कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च करना है न्यू दिल्ली के अंदर में। तो ये इनिशिएटिव अभी हाल ही में चल रहा था। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी न्यूज़ में था, ये क्या है, कैसे काम करता है, लैंड पोर्ट्स होते क्या हैं। भारत के पास में आज टोटल 15 लैंड पोर्ट्स के ऊपर में कंट्रोल है। वो क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। पहले हमें समझना होगा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये बेसिकली हमारे होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री लॉन्च कर रहे हैं, गृह मंत्रालय की साइड से आ रहा है। तो ये है क्या एक्चुअली में, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे सारा का सारा डेटा इकट्ठा होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो भाई डेटा तो इकट्ठा होना ही होना है। डेटा किस चीज का इकट्ठा होना है, लैंड पोर्ट्स का इकट्ठा होना है। तो आज हमारे देश में जितने भी लैंड पोर्ट्स हैं, उन सब लैंड पोर्ट्स को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक साथ जोड़ दिया जाएगा। जैसे एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स को आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस या प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, वैसे ही लैंड पोर्ट्स को भी आपस में डिजिटली एक ही प्लेटफॉर्म पर सबको इंटरकनेक्ट कर दिया जाएगा। अब प्रश्न यहाँ पर यह है, ठीक है ये तो हम समझ गए कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, जहाँ पे लैंड पोर्ट्स को जोड़ने की बात हो रही है। अब हाथों हाथ आप ये समझिए लैंड पोर्ट्स होते क्या हैं। देखो जैसे सी पोर्ट होता है, सी पोर्ट क्या है, बंदरगाह। अब ये बंदरगाह कहाँ पर है, समुद्र के किनारे। स्पेशली वो राज्य जो समुद्र से बॉर्डर को शेयर करते हैं, उन राज्यों में बंदरगाह बने हुए होते हैं। वहाँ पर जो जहाज़ है उस पर हम सामान, जो कार्गो है उसको लोड अनलोड कर रहे होते हैं। वो सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ये सब आप लोगों को पता है ऑलरेडी, है ना। अब होता यह है कि उसी प्रकार से हमारे पास में कुछ होते हैं लैंड पोर्ट्स। जब मैं लैंड पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर होते हैं। फॉर एग्जांपल भारत बांग्लादेश का बॉर्डर, भारत भूटान का बॉर्डर, तो बॉर्डर पर ही यहाँ पर कुछ पोर्ट्स बनाए जाते हैं। उन पोर्ट्स पर जब पैसेंजर आते हैं तो उनकी चेकिंग वगैरह, या जो कार्गो सामान एक दूसरे के कंट्रीज में जब जाता है तो वो कार्गो सामान वगैरह यहाँ से होता हुआ जाता है। तो ये ऐसा नहीं समुद्र है आसपास तो वो सी पोर्ट वगैरह है, नहीं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है। तो आज ऐसे टोटल 15 लैंड पोर्ट्स हैं जो भारत ऑपरेट करता है। और वो 15 लैंड पोर्ट में सबसे ज़्यादा लैंड पोर्ट्स दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर ही हमको एग्जैक्टली देखने को मिलते हैं। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर अकेले 8 लैंड पोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल में पेट्रापोल, मेघालय की साइड में, ठीक है, ये नंबर्स दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल की साइड में पेट्रापोल, मेघालय की साइड में दौकी है, असम के साथ में सुतरकंदी ये लैंड पोर्ट है। फिर ऐसे यहाँ पर अलग अलग नाम देखने को मिल जाते हैं। इंडिया म्यांमार के बीच में, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया म्यांमार के बीच में मणिपुर में एक लैंड पोर्ट बनाया गया जिसका नाम है मोरहे। ठीक है, क्या नाम है, मोरहे। भारत और भूटान के बारे में याद रखना, भारत और भूटान के बीच में एक लैंड पोर्ट है दरंगा। ये बेसिकली असम के अंदर बनाया गया। ये नंबरिंग यहाँ पर दी गई है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी लैंड पोर्ट है। इंडिया पाकिस्तान के लैंड पोर्ट की बात करेंगे, पंजाब में अतरी है, फिर एक डेरा बाबा नानक है। इंडिया नेपाल के बीच में जब हम लोग बात करेंगे तो रोपाईदिहा रक्सौल बिहार के अंदर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ पूछा भी गया है इसको लेकर क्वेश्चन। फिर आता है यहाँ पर जोगबनी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंड पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो भारत के इन बॉर्डर एरियाज में प्रेजेंट है, जहां से हम लोग कार्गो को कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। और दूसरी बात, इससे क्या होता है, जो रिलेशंस वगैरह हैं कंट्रीज के साथ में वो भी मेंटेन हो पाते हैं। ठीक है, तो लैंड पोर्ट्स के बारे में आपको समझ में आया एग्जैक्टली क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। 15 लैंड पोर्ट्स के बारे में हमने समझा। इन लैंड पोर्ट्स पे क्या होता है ये हम लोगों ने समझा कि भाई जो कार्गो है या पैसेंजर का मूवमेंट है वो बहुत आराम से हो सकता है। सारी चेकिंग इन लैंड पोर्ट्स पर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे जो ट्रेड वगैरह है वो इंप्रूव होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होता है। तो इन्हीं सारे के लैंड पोर्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ने के लिए ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की बात हो रही है। ठीक है, अब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा तो पहले इसका फायदा क्या होगा, इसका मेन फीचर है रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। पहला फीचर एग्जैक्टली यही है कि भाई सिक्योर और रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स और रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन हो सकेगा। सिक्योर तरीके से जो एक्सचेंज है रियल टाइम इंफॉर्मेशन बिटवीन दी टू कंट्रीज हम कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, क्योंकि भाई एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन रहने वाला है आपस में सरकारी एजेंसीज के बीच में, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी हमारी गवर्नमेंट एजेंसी कनेक्टेड होगी। कस्टम अथॉरिटीज़, ठीक है, एंड टू एंड डिजिटाइजेशन, कार्गो का प्रोसेसिंग क्या है ये सब कुछ डिजिटाइज हो जाएगा। पैसेंजर का प्रोसेसिंग, स्लॉट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ यहाँ पर डिजिटाइज हो जाएगा, क्योंकि इस लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में इसको ऐड कर दिया जाएगा।
आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, लैंड पोर्ट्स क्या होते हैं, और भारत में टोटल अभी ऐसे 15 ऑपरेशनल लैंड पोर्ट्स हैं जो अक्रॉस द इंडिया के बॉर्डर पर देखने को मिलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इन 15 लैंड पोर्ट्स को आज मैनेज कौन करता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करता है? डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नहीं करता है। इसके लिए एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसको एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से बनाया गया। ये बॉडी आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आने वाला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। उसी डिपार्टमेंट के अंडर में ये बॉडी काम करती है। आपसे पूछ ले कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मंत्रालय पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मेन रिस्पॉन्सिबल है कि भाई कौन कौन से लैंड पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना है, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रमोशन, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी या रीजनल कोऑपरेशन, उन सब में यहाँ पर ये हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता हुआ नज़र आता है। आई होप आपको यहाँ पर भी एक बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग द लैंड पोर्ट। कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत इजीली फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर। सारा का सारा डिटेल्स, सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये होते क्या है, हमने क्या इंटीग्रेट करने की बात की है, छोटे छोटे इसमें प्रोसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को इसमें जोड़ने की बात की जा रही है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में। याद है या नहीं? ये भी काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। एक्चुअली में हुआ क्या, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 अनाउंस करे गए थे और इस अवार्ड में जो सिल्वर अवार्ड दिया गया है वो ई जागृति प्लेटफॉर्म को दिया गया है। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म हैज़ रिसीव्ड द सिल्वर अवार्ड एज एट द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026। इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है आपसे ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आइए थोड़े से बेसिक बातों को जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म जो है, जैसे अभी हम लैंड पोर्ट्स की बात कर रहे थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ रहा है। ये ई जागृति नाम का जो इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। और इस मंत्रालय के अंदर में भी एक स्पेशल डिपार्टमेंट है विच इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो ई जागृति याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में आता है, अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मंत्रालय एंड डिपार्टमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं। डिपार्टमेंट उसी मंत्रालय के अंडर में आने वाली छोटी सी बॉडी है, यानी डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। अब ई जागृति प्लेटफॉर्म को दोस्तों अभी जल्दी ही लॉन्च किया गया है 1 जनवरी 2025 के अंदर में। इसको क्यों डिजाइन किया गया था? ताकि कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं, आज जो ग्राहक होते हैं वो अलग अलग विवाद में फंस जाते हैं, उनकी परेशानियां हैं आज देश भर में, उनकी परेशानियों को उठाना, उनकी परेशानियों को सॉल्व करना। आप मान लो कोई सामान आपने परचेज किया था, उसने आपको चूना लगा दिया, तो सिंपल, फास्ट और पेपरलेस या कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आपके विवाद के लिए पहुंचाया जाए, आपकी उस परेशानी को सॉल्व किया जाए। यह है मेन पर्पज एग्जैक्टली ई जागृति प्लेटफॉर्म का, याद रखिएगा, समझे। अब ई जागृति प्लेटफॉर्म के फीचर्स, पहली चीज ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ये जितने भी एनआरआईज हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजन हो गए, ये सब लोग यहाँ पर केसेस को फाइल कर सकते हैं कहीं से भी, किसी भी एरिया से। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड भी है, तो कोई सारी इंफॉर्मेशन कोई लीक नहीं होगी, सिक्योरिटी बेसिस पे यूज कर सकते हैं। किसी भी कंज्यूमर के साथ में कोई घोटाला हुआ है तो आप इन्फॉर्म करिए, आपकी परेशानी को दूर किया जाएगा ई जागृति प्लेटफॉर्म में। यह मल्टीलिंगुअल इंटरफेसेस देता है, बहुत सारी भाषाएं इसमें प्रेजेंट है, तो भाषा अलग है तो कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। उसके अलावा इसमें और भी जो लिगेसी एप्लीकेशन है उनको ऐड करा गया है, जैसे OCMS, ई दाखिल, NCDRC, आगे बताऊंगा ये सब क्या है, कॉन्फोनेट। तो आप कह सकते हैं ये जितने भी अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं जो अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर, ई जागृति प्लेटफॉर्म पर साथ में लेकर आ जाते हैं। इसमें एक और फीचर है AI पावर्ड स्मार्ट सर्च का, जहां पर आप स्मार्ट सर्च कर सकते हैं कंज्यूमर कंप्लेंट्स, कुछ केसेस अगर ऐसे आए हैं तो उसको सर्च कर सकते हैं, जजमेंट्स क्या आए हैं उसके अंदर में उसको सर्च कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके, समझ रहे हैं। फिर AI ML बेस्ड फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी कोई वॉइस रिलेटेड है तो वॉइस रिलेटेड स्टेटमेंट को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई जजमेंट है वॉइस रिलेटेड उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये AI फीचर भी इसमें ऐड कर दिया गया है। सारी की सारी सर्विसेज जो है वो कंज्यूमर फ्रेंडली हैं। ऑनलाइन केसेस फाइल करने हो ईजिली कर सकते हैं, ऑनलाइन फी पेमेंट करना हो, केस का स्टेटस यहाँ पर ट्रैक करना हो, ऑनलाइन एक्सेस टू जजमेंट्स, ठीक है, कि कोई भी जजमेंट ऐसा आया है तो वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा इस ई जागृति प्लेटफॉर्म पे। तो ये ई जागृति के बारे में सारे के सारे बेनिफिट्स हो गए। अब क्वेश्चन आता है अबाउट द इम्पोर्टेंस, इसका मेन कह सकते हैं महत्व क्या है। इसका महत्व यही है कि भाई इससे क्या होता है, कंज्यूमर्स को एक सपोर्ट मिल जाता है, पेपर वर्क कम हो जाता है, अब चीज़ें डिजिटाइज कर दी गई हैं, प्रोसीजरल डिलेज कम होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म की तरह काम करता है।
और ये सिटीजन की जो परेशानियां हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिड्रेस कर सकता है। तो पूछ ले कि भाई ई जागृति का मेन पर्पस क्या है, तो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन दी कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम। तो कंज्यूमर के जो विवाद हैं, कंज्यूमर के जो डिस्प्यूट्स हैं, उसको रिजॉल्व करने का काम करता है ई जागृति। ये रहे सारे के सारे बेसिक डिटेल्स जो भी हम लोगों ने आर्टिकल में डिस्कस किया है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिविजन पॉइंटर्स। ठीक है, भाई इसमें फीचर्स क्या हैं, एआई फीचर्स ऐड करे गए हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, सब कुछ हमने कवर किया। अभी फिलहाल आता है एक और न्यूज़ आर्टिकल, ये याद होगा पीआईबी में बहुत ही ज़्यादा कवर किया गया था, हमारे एग्जामिनेशन के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के लिए। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एग्जैक्टली क्या है समझते हैं, लेकिन पहले यह समझना होगा व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, क्यों चर्चा कर रहे हैं। कारण इसके पीछे का यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी देश भर में एक सेलिब्रेशन को लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के पूरे 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोई भी योजना, कोई भी स्कीम जिसके 10 साल पूरे हो रहे हैं, 15 साल पूरे हो रहे हैं, 20 साल पूरे हो रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये PMSMA भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी जननी सुरक्षा योजना करके योजना था जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आपको फिलहाल यहाँ पे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको न्यूज़ पता चल चुका है 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 2016 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको इंप्लीमेंट करता है। इसका मेन पर्पस नाम से समझ में आ रहा है, मातृत्व, यानी कि हम मदर की हेल्थ की बात कर रहे हैं, स्पेशली वो मदर जो प्रेगनेंसी के स्टेज के दौरान गुजर रही है। तो कोई रिस्क ना हो उसकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो अर्ली रिस्क डिटेक्शन का काम करना, टाइमली मेडिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करवाना, और सेफ तरीके से यहाँ पर जो प्रेगनेंसी टू डिलीवरी का पूरा कह सकते हैं रूट है उसको तय करना। जिससे इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का पर्पस है क्वालिटी लेवल के मटेरियल्स, मैटरनल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना। क्वालिटी लेवल का उस मदर को जो प्रेगनेंसी के स्टेज से गुजर रही हैं, उनको यहाँ पर एक क्वालिटी लेवल का जितना भी हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करवाना। और लोकेशन कहीं से भी हो ये मैटर नहीं करता। तो देश भर में यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्कीम लागू होती है। इसका उद्देश्य आप समझ चुके हैं, उद्देश्य है मैटरनल और न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशंस कम करना। कि भाई एक मदर अगर बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के जीवन में कोई समस्या ना आए, उस मदर के जीवन में कोई समस्या ना आए, स्पेशली इस स्टेज के दौरान, उसको सॉल्व करने का काम यहां पर यह योजना करती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनिए दोस्तों आगे की बात, कि इसमें हम लोग क्वालिटी एंटीनेटल केयर वगैरह भी देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, जो केयर वगैरह होती है वो दी जाती है, सारे चेकअप्स वगैरह होते हैं, उसमें भी सपोर्ट दिया जाता है। इसी को हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव्स कौन सा सही है कौन सा गलत है, यही तरीका है इसका क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहली चीज, ये फ्री एंटीनेटल केयर देता है, यानी कि फ्री एंड कॉम्प्रहेंसिव एंटीनेटल केयर। स्पेशली उन महिलाओं को टारगेट किया जाता है जो सेकंड ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में होती हैं। अब ये सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होता है इसको समझिए। प्रेगनेंसी में स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 से 13 वीक। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में आप एग्जैक्टली देखोगे तो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम बात करते हैं, यानी कि 14 से 17 सप्ताह हो गया, या 18 to 20 वीक्स। ठीक है, तो चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना ये सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है। और फिर उसके बाद में 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना ये थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। तो 4 से लेकर 9 महीने तक का, ठीक है, ये पूरा स्टेज जो है स्पेशली उस पर ध्यान देना। तो इस योजना का, इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है, प्रेग्नेंट वीमेन जो सेकंड ट्राइमेस्टर में है या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में है, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सारे के सारे गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज जो भी हैं वो प्रोवाइड करवाना। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर हम सेकंड ट्राइमेस्टर मान लो, चौथा महीना, 5वां महीना, 6ठा महीना, तो इसमें केयर कैसे दी जाएगी, हर महीने के 90 दिन पर, हर महीने के 90 दिन पर जो भी सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं इस अभियान के थ्रू, वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये डेट भी याद रखिएगा, एक स्पेशल चीज है, तो पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। फिर दूसरी चीज आती है यहां पर स्पेशलिस्ट एंटीनेटल चेकअप्स के बारे में। तो बात हो रही है कि एटलीस्ट कम से कम एक कॉम्प्रहेंसिव और क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप यहां पर कंडक्ट किया जाता है अलग अलग डॉक्टर्स के माध्यम से। मतलब ये सारी फैसिलिटीज इसमें दी गई हैं कि हाँ, इनके माध्यम से ये हो सकता है। फिर ये प्रेग्नेंट वेमेन को एंकरेज भी करता है कि प्रेग्नेंट वेमेन एक स्पेशलिस्ट एंटीनेटल केयर सर्विसेज को लें। ठीक है, ऐसा ना हो कहीं से भी यहाँ पर ये एंटीनेटल सर्विसेज ले ली जाए। फिर 5वां है हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीन कर सके 25 हाई रिस्क फैक्टर्स को यहाँ पर मेंटेन किया गया है कि भाई ये रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, या बच्चा जन्म लेगा तो उसके बाद यहाँ पर ये रिस्क हो सकते हैं, तो उस रिस्क से यहाँ पर उस महिला को अवेयर करना। फिर इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, रेफरल लिंकेजेस, कि मान लो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाला केस आ गया है कोई,
कि भाई इस प्रेगनेंसी वाले केस में रिस्क बहुत ज़्यादा है, जान खतरे में महिला की या बच्चे की, तो ऐसे केसेस को दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट रेफरल यूनिट में सबसे पहला भेजा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस हैं उनके ऊपर में प्रायोरिटी अटेंशन दिया जाता है कि पहले उन केसेस पे काम होगा, बाकी दूसरे केसेस पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये हमारे प्रधानमंत्री कह सकते हैं सुरक्षा मातृत्व अभियान जो है इसके बारे में डिस्कशन हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा कि PMSMA एग्जैक्टली क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये लॉन्च कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं और रिवीजन पॉइंटर जिसको आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल, अगला आर्टिकल ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं ऑरोरा बोरियलिस के बारे में, जिसको कई बार हम लोग नदन लाइट्स के नाम से जानते हैं। है क्या नदन लाइट्स, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, कारण क्या है। हाल ही में यही ऑरोरा बोरियलिस यानी कि जो नदन लाइट्स हैं, ये एक्सपेक्ट किया गया था कि भाई इंडिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सोलर एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। जितनी ज़्यादा सोलर एक्टिविटी होगी यानी कि सोलर विंड्स वगैरह ज़्यादा होंगी या सोलर स्टॉर्म ज़्यादा चलेंगे अंतरिक्ष के अंदर में, यानी कि जो सूरज से निकलने वाली गर्म हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगी, सोलर विंड्स आएंगे, सोलर स्टॉर्म्स आएंगे। तो जितना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा बादल हरे हरे दिखाई देंगे, और बादल जब हरे हरे दिखाई देते हैं तो उसको हमने नदन लाइट्स का नाम दिया है, या फिर उसको हम साइंटिफिकली ऑरोरा बोरियलिस के नाम से जानते हैं। ऑरोरा बोरियलिस यहाँ पर नदन लाइट्स कहलाता है। इसी में एक ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस भी होता है जो बेसिकली नीचे साउथ पोल पे दिखाई देता है, वो भी ऐसे ही हरे कलर के बादल हैं बट उसका नाम डिफरेंट है, आगे मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो आपको ये समझ में आया कि ऑरोरा बोरेलिस दिखाई देगा, ये सब न्यूज़ कवर हो रही थी इस वजह से चर्चाओं में। तो होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये जो बादल है, ये बादल इस तरीके से दिखाई देते हैं बहुत सारी जगह पे, बिल्कुल हरे हरे कलर के दिखाई देते हैं। एक सेकेंड, तो इस तरीके से हरे हरे कलर के बादल दिखाई देते हैं, स्पेशली कहाँ पर, नदर्न रीजन में, नॉर्थ पोल में ज़्यादातर दिखाई देता है, बाकी कहीं पे भी दिखाई दे सकता है। जितना ज़्यादा सोलर एक्टिविटी स्ट्रांग होगी उतने ही ज़्यादा इस प्रकार के हरे कलर के बादल हमको दिखाई देंगे। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई। अब हम क्योंकि नदर्न लाइट्स की बात कर रहे हैं तो इस फोटो के ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्त। इस फोटो में क्या शो किया गया है कि जो सूरज है वहां से सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं, गरम गरम सोलर विंड्स निकल रही हैं। अब ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं, सोलर विंड से अगर डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंचेंगी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहोगे पहुंच तो रही हैं, पहुंचती तो हैं, लेकिन अर्थ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कैसे? आज हमारी अर्थ के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये वर्क करती हैं। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे। तो सोलर विंड जब आती हैं तो ये धरती तक डायरेक्टली नहीं आ पाती, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू टकराती हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स हमको सुरक्षा दे रहा है। अब ये जो यहाँ पर सोलर विंड्स हैं ऐसे ऊपर घूम जाती हैं। अब ये ऊपर घूमने के बाद में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड्स ये सब तो स्ट्रांग है, यहाँ पर पोर्शन जो है ना थोड़ा बहुत ये अंदर चले जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का पाथ ऐसा है। तो ये सोलर विंड्स यहाँ पर ऐसे आती हैं और ऐसे जाकर एटमॉस्फेयर में आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आकर एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। इसी के लिए बोला जाता है कि नॉर्थ और साउथ में ही हरे कलर के बादल दिखाई देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि रीजन यह है कि भाई ये पाथ ही ऐसा है सोलर विंड का कि ये पाथ इस तरीके से आता है, और यहां पर ये जो सोलर विंड्स है जब आकर हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में थोड़ा सा मर्ज होती है, मिक्स होती है, तो यहां पर क्या होता है, हरे कलर के बादल दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा ऑरोरा बोरेलिस के बारे में बेसिक फैक्ट्स। सबसे पहली चीज कि भाई ये जो बोरेलिस है इसको हम लोग नदन लाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, नॉर्थ में जो दिखाई देगा वो होगा ऑरोरा बोरियलिस, साउथ में जो दिखाई देगा वो होगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को हम लोग सदर्न लाइट्स भी कहते हैं, और स्पेशली साउथ पोल पर मेजरली ये दिखाई देता है। बोरेलिस की बात करेंगे तो बोरेलिस मेजरली नदर्न लाइट्स कहते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर पे दिखाई देता है। फेनोमेनन एग्जैक्टली कैसे चलता है वो उसका मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई ये फेनोमेनन नॉर्थ पोल तक ज्यादातर सीमित होता है, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक नॉर्थ पोल वहां पर जाकर सिकुड़ जाती हैं, इसलिए वो सोलर विंड वहां से सीधा अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। तो जो ऊपर नॉर्थ की साइड में इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं ना हरे कलर के बादल, वो जनरली नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड में दिखाई देते हैं। अब प्रश्न यह है कि ऑरोरास बनते कैसे हैं। मेंस का क्वेश्चन ये यूपीएससी का ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो पहली चीज सोलर एक्टिविटी इसका मेन सोर्स है, मेन स्रोत है। अब ये जो ऑरोराज हैं ये क्या क्यों जनरेट होते हैं? सन के सरफेस पर एक एक्टिविटी हो रही है, सन से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यहां पर रिलीज हो रहे हैं, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जब रिलीज होते हैं तो उसको हम लोग सोलर विंड कहते हैं। अब अर्थ के पास में अपने आप की सुरक्षा करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोलर विंड जब पृथ्वी तक आती है तो ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जरिए डिफ्लेक्ट हो जाते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ।
अब यहाँ पर इतना लंबा रास्ता तय किया, अब वो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चले गए। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जैसे ही सोलर विंड ये हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में, अपर एटमॉस्फेयर के साथ में मिक्स होती है, उनके आपस में जो गैसेस हैं उनके बीच में कलीशन होता है, कॉलिशन, एक टकराव होता है, जिससे बहुत सारी लाइट्स जनरेट होती है, वो भी हरी कलर की, जिसको हम ऑरोराज कह देते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पूरा प्रोसेस ऑरोरा बनने का। ऑरोरा बोरेलिस हो चाहे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हो, ऑस्ट्रेलिस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया से लिंक करके समझ सकते हैं, ये साउथ पोल पे नजर आता है, और बोरेलिस जो है हमें नॉर्थ पोल पे नजर आता है। अब ना इसमें एक चीज है खास बात, जो कई बार हम लोग पढ़ते नहीं है, बट ये पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, कि जो सोलर विंड आई है, अगर ये सोलर विंड ऑक्सीजन के साथ में कॉलिशन करेगी तो हरी लाइट दिखाई देगी, और जरूरी नहीं है कि नदन लाइट्स ग्रीन ही हो सकती हैं, उसमें ब्लू और पर्पल शेड्स भी होते हैं। तो ये सोलर विंड्स अगर नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ब्लू और पर्पल कलर के शेड्स भी दिखाई देते हैं। ये है भाई खास बात। अब एक्सपेंशन के पीछे का रीजन क्या है कि आज सोलर विंड्स फैलते चले जा रहे हैं। आज ये सोलर विंड्स यहां पर हम कह रहे हैं कि इंडिया में दिखाई दे सकता है, स्पेशली नदन वाले रीजन में। तो रीजन क्या है? रीजन सोलर फ्लेयर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी सन से बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है, सन से बहुत ज्यादा कोरोनल मास इजेक्शन हो रहा है, ज्यादातर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स चल रहे हैं, जिसको मैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं। ठीक है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर को पूरी तरह से, मतलब टेम्पररी, पूरी तरह से भी नहीं तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देता है। समझ रहे हैं? तो ऑरोरा बोरेलिस इज इक्वल्स टू नदर्न लाइट्स, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस हमारा हो गया सदर्न लाइट। कुछ भी रिवाइज करना है तो ये छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स आपको दिए गए हैं, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, एंड सोलर विंड्स कौन से एरिया, कौन सी गैसेस के साथ यहाँ पर मिक्स होने के बाद में किस प्रकार के लाइट्स को प्रोड्यूस करता है, वो भी हम लोगों ने एग्जैक्टली यहाँ पर समझ लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए, बहुत ज़रूरी है इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, इनके आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। पता चलेगा आप कितने अच्छे से सभी चीज़ों को सुन रहे थे, है ना? तभी तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस एग्जैक्टली किस तरीके से हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। आर्टिकल कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कीर्थई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जो कीर्थई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया गया है चिनाब नदी पर। दूसरा, ये एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है विद अ लार्ज रिजर्वोयर। तीसरा, जो एनएचपीसी है, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की हम लोग बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की बात करें, तो एनएचपीसी के पास में सबसे बड़ा स्टेक है, यानी कि एनएचपीसी के पास में ओनरशिप ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट के अंदर में। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है विद रेफरेंस टू चेनाब रिवर। चेनाब रिवर को लेकर आपके सामने ये 4 स्टेटमेंट्स है, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या जो चेनाब नदी है यह ओरिजिनेट होती है चंद्र और भाग रिवर से? तो चंद्र और भाग रिवर से ओरिजिनेट होती है, इसके कौन, सॉरी, तो क्या इन दोनों का नदियों का जो मिलाव होता है उससे यहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है चिनाब नदी। दूसरा, जब चंद्रभाग रिवर बनती है तो क्या हम इसको चंद्रभाग रिवर के नाम से जानते हैं दोनों को आपस में मिलाकर? क्या ये गंगा नदी की ट्राइब्यूटरी है, या जो बलिघाट डैम है वो लोकेटेड है चिनाब नदी के ऊपर में? तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें पूछा गया कितने स्टेटमेंट सही है, कौन सा पूछा गया ये नहीं पूछा, कितने सही है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी केवल 3, या फिर ऑप्शन नंबर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, एक तरफ लैंड पोर्ट्स के नाम दिए गए और दूसरी तरफ बॉर्डर कंट्रीज। लैंड पोर्ट्स की बात करेंगे तो यहां पर बात हो रही है मोरहे, रक्सौल, दरंगा, अतरी, और इधर कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, आपने मैच करना है भाई। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपने मैच करना है कि बताओ कौन सा लैंड पोर्ट कौन से बॉर्डर कंट्री के साथ में है। क्या मोरहे नेपाल के साथ में है, रक्सौल म्यांमार के साथ में, दरंगा भूटान के साथ में, अतरी पाकिस्तान के साथ में? जरा बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। वीडियो पॉज करके अच्छे से यहाँ पर इसका उत्तर दो। अगला प्रश्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई जागृति प्लेटफॉर्म। ई जागृति प्लेटफॉर्म को लेकर 4 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, ये एक इनिशिएटिव है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म के अंदर में OCMS, ई दाखिल, NCDRC, CMS, कॉन्फोनेट सब कुछ यहाँ पर आपस में इंटीग्रेट करा गया है। तीसरा, ई जागृति प्लेटफॉर्म आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है फॉर द स्मार्ट सर्च एंड मेटा डेटा कलेक्शन। चौथा, ई जागृति प्लेटफॉर्म आज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 1 एंड 4 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, क्वेश्चन 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लेकर यहां पर मिलते हैं आपको
4 स्टेटमेंट, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, क्या यह अभियान को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू साल 2016 में। दूसरा, क्या ये फ्री एंटीनेटल केयर सर्विसेज देता है ऑन द 9th डे ऑफ एवरी मंथ। तीसरा, क्या यहां पर जो विमेन है स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के एरिया में आती हैं, क्या उन वीमेन को एक्सक्लूड करा गया है, यानी ये फैसिलिटी क्या केवल सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की वेमेन को मिलता है। फोर्थ, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस हैं इनको स्कीम के अंदर में फर्स्ट रेफरल यूनिट में रखा गया है कि भाई उनके ऊपर में प्रायोरिटी पे ध्यान दिया जाएगा, उनको सबसे पहले रेफर किया जाएगा। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, बी 1, 2 एंड 4 ओनली, सी 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑरोरा बोरियलिस। ऑरोरा बोरियलिस को लेकर 4 स्टेटमेंट हैं, बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ऑरोरा बोरियलिस होता है मतलब ये जो रीजन है ऑरोरा बोरियलिस ये दिखता है कैसे, इट इज कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ 4 सोलर पार्टिकल्स विद द गैसेस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सोलर पार्टिकल, जो 4 सोलर पार्टिकल हैं जब अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर के साथ में मिक्स होते हैं तो उसकी वजह से ऑरोरा बोरियलिस हमको नजर आता है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ऑरोरा बोरियलिस सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर अकर होता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ये जो ग्रीन ऑरोरल लाइट है ये प्राइमरीली प्रोड्यूस की जाती है बाय द इंटरेक्शन विद ऑक्सीजन, यानी ग्रीन ऑरोरल लाइट प्राइमरी कैसे बनती है, जब हमारा यहां पर इंटरेक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में, मतलब इस लाइट का सोलर विंड्स का इंटरेक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि जो CME कोरोनल मास इजेक्शन ये ऑरोरल एक्टिविटी को और घातक बना सकता है, इंटेंसिफाई बना सकता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 4 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 1, 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहां पर एग्जैक्टली करेक्ट हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से सारा का सारा चीजें क्लियर हो चुका है। वीडियो को बढ़िया तरीके से देखो, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अटेम्प्ट करो, और क्वेश्चन के आंसर अटेम्प्ट करने के बाद में अगर मान लो आपने आंसर्स चेक करने हैं कि भाई कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, तो इस लेक्चर का PDF आपको मिलेगा दीपक यादव एजुकेशन UPSC नाम के टेलीग्राम चैनल पर, जो आपके सामने प्रेजेंट है। ये लोगो भी दिख रहा है। इस चैनल पर जाना, PDF डाउनलोड करना, अपने क्वेश्चंस को देखना, आंसर्स को मैच करना, और उसके बाद अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना और बताना यहाँ पर कि भाई कितने में से कितने आप क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए हो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय, क्योंकि कल संडे है तो मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन का सेक्शन अपलोड होगा। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।